है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीटीवी हमेशा से आपके लिए लेकर आता रहा है चुनावों से जुड़ी सारी हलचल। और इस वक्त हम सीधे चलते हैं रायपुर, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी, जो जान रहे हैं जनता से चुनावी हलचल का हाल। सुमित, तो स्वागत है आप सबका। इस वक्त रायपुर में हम मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और वो रायपुर जहां पर बहुत कुछ हुआ है बीते 23 सालों में। छत्तीसगढ़ आज 23 साल का हो गया है। जी हाँ, 2002 में इस राज्य का गठन हुआ था, आज 23वें साल में है, अपनी युवावस्था में है। तो छत्तीसगढ़ की आवाम क्या सोच रही है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन हम इस वक्त एक बड़ी हैपनिंग सी जगह पर हैं। ये आप छत्तीसगढ़ का एक पिकनिक स्पॉट रायपुर का कह सकते हैं। यहाँ पे लोग बाग शाम को इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, गर्मियों का मौसम है, आइसक्रीम खाते हैं। और यही से बात करते करते कुछ यहाँ विशिष्ट गणमान्य लोग हमने बुलाए हैं छत्तीसगढ़ के, रायपुर के, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई चुनाव का माहौल है तो क्या चाहिए यहाँ की जनता को, जनता क्या सोच रही है, कैसी सरकार चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कैसा विधायक चाहिए, और जो हैं क्या वो उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बारी बारी सबके पास चलते हैं। हम इस वक्त कटोरा तालाब, ये कटोरा तालाब का इलाका है और बड़ा फेमस जगह है, पिकनिक स्पॉट आप कह सकते हैं। रोज़ शाम को काफ़ी हलचल यहाँ होती है। बड़ा सुंदर सा पीछे गार्डन भी है इस तालाब के अलावा। इस पर भी यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी यहाँ की जो शहरी सुविधाएं हैं वो उससे कितने संतुष्ट हैं। वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी मेरे साथ हैं। ओवरऑल जी, मैं पहले सवाल आप ही से पूछना चाहता हूँ। इस सरकार को 5 साल हो गए, अब इनकी परीक्षा का वक्त है। सरकार की बात ना करें, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, क्या आप संतुष्ट रहे इस 5 साल में, या बीते वाले 5 अच्छे थे? देखिए, मेरे संतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। आप भी तो वोटर हैं। मैं वोटर हूँ, उस रूप में मैं संतुष्ट हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हर आदमी संतुष्ट होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहुतायत में अधिकांश लोग जो हैं इनके काम से, भूपेश बघेल के काम से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी बातचीत करने की सौम्यता, सौजन्यता से बहुत प्रभावित हैं। उसका बहुत बड़ा असर है। और सबसे बड़ा जो असर है वो मैं आपको बता दूं कि गांव की जनता के लिए उन्होंने जो कुछ किया है अभी तक के, उसमें जो धान का मूल्य मैं 2500 रुपये दूंगा, उसमें आई अड़चनों को कैसे क्रॉस किया है इन्होंने, कैसे उन्होंने रास्ता निकाला है और 2500 रुपये देने का वायदा अपना पूरा किया, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। और उस प्रभाव में आज भी गाँव के लोग हैं। जब तक उस प्रभाव से ऊपर नहीं जाएगी कोई दूसरी पार्टी, तब तक के इस बात को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो भूपेश बघेल का जो मिलनसारिता, उसकी बातचीत करने का ढंग, एक सरल व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़िया की जो छवि आती है उसके चेहरे पर, उसकी बातचीत में, वो बहुत प्रभावशाली है। आपने इंटरेस्टिंग बात की है। प्रोफेसर चंद्राकर मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, बड़े जाने माने व्यक्ति हैं इस शहर के। जो बात शर्मा जी ने कही, चंद्राकर साहब, कि उनकी जो सौम्यता है मुख्यमंत्री की, वो उनका यूएसपी है, उनका छत्तीसगढ़ी अंदाज जो है वो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। क्या रमन सिंह इसमें मिस करते थे, या रमन सिंह भी तो स्थानीय हैं, वो कहाँ पे पीछे रह जाते हैं? देखिए सुमित जी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सौम्यता, 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ के नागरिक उनका भी ऑनर किए। अब भूपेश जी जिस तरह से तृणमूल विषयों को लेकर के, कल्चर को लेकर के, सोशल सिस्टम को लेकर के जो कम्युनिकेट होते हैं, और उन्हीं के बोली में जो कम्युनिकेट होते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन यहाँ पर मूल बात यह है सुमित जी, आदरणीय शर्मा जी के ही बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जब भूपेश जी की सरकार आई, तो उस समय जो प्रतिकूल माहौल, या फिर विश्व में या हमारे इंडिया में देखे, उस समय कृषि का, जैसा आदरणीय शर्मा जी जिसकी ओर इशारा कर रहे थे, 3.5% विकास दर था, और एवरेज भारत में 16% है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था 48% है हमारे भारत में। लेकिन भूपेश जी जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपया प्रति एकड़ दिए, तो उससे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का एरिया 96%, पशुधन का एरिया 95%, ये सब गांव में है। माइनिंग 53%, प्रोडक्शन 51%, इसके बाद कंस्ट्रक्शन 47%, गोडाउन 47%, रियल एस्टेट 37%, इसके बाद है बिजली पानी गैस 33%, और उसके बाद आता है होटल और व्यवसाय 28%, और डिफेंस और प्रशासन 19%। तो वो जो पैसा गया, जिसके कारण से सुमित जी इन सब क्षेत्रों में भी जो बेनिफिट मिला, और इकोनॉमी में
वो पैसा लूप में घूमा, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एक प्रकार से यूनिवर्सल स्टिल रिमेंबर जैसा हो गया है, और जिससे भूपेश जी यहाँ पर काफ़ी यशस्वी साबित हुए। लेकिन एक बात और जो बहुत दिलचस्प है और यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश भी करेंगे, और लोग मौजूद हैं क्रिश्चियन फोरम से हैं, रौनक नाम है ना, अंकुश जी माफ़ करिएगा, अंकुश मेरे साथ हैं। अंकुश, क्योंकि आप क्रिश्चियन फोरम से हैं और ये बात बार बार हम क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, हम राष्ट्रीय अखबारों में पढ़ते रहते हैं, सुर्खियों में आता रहता है कि धर्मांतरण भी एक मामला है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस भूपेश बघेल ने, अगर क्योंकि आप बघेल साहब का नाम हो गया, दो गणमान्य लोगों ने उनका नाम ले लिया है, तो चलिए पहले राजनीतिक चर्चा ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बाकी चर्चा करेंगे। इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, भाई राम गमन की बात कर दी इन्होंने मंदिरों के पुनरुद्धार की बात कर दी, इन्होंने कौशल्या जी का मंदिर की बात की, ऐसी तमाम चीज़ें की जो हिंदुओं को सूट करती हैं, जो बीजेपी का वोट बैंक कही जाती हैं, उसमें इन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की। इससे क्रिश्चियन फोरम पे क्या असर पड़ा? उनकी ये जो रणनीति है ये उनको क्रिश्चियन से दूर करती है या भरोसा जगाती है? रही बात सर, क्रिश्चियन फोरम तो एक सामाजिक संगठन है। आप वोट तो डालते हैं ना, आप लोग सामाजिक संगठन है, लेकिन जब वोट पोलिंग बूथ में तो जाते हैं। ठीक सर, ठीक। हम लोग ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस के 70 साल से एक वफादार समाज ठहरा है पहले से, और हम आग बंद करके कांग्रेस को वोट देते रहे। और पिछले 15 साल में बीजेपी थी यहाँ पे, उस समय में भी ईसाइयों पे जो हमले होते थे वो बिल्कुल बेधड़क होते थे। घर तोड़ना, चर्च तोड़ना, चर्च के अंदर घुसना, बेबुनियादी से मारपीट करना, और कोई एफआईआर नहीं होती थी। आज उससे भी कई गुना ज़्यादा मामले हमारे बस्तर एरिया में अब जाएंगे तो कई चर्चेस तोड़े गए हैं, कई घरों में आग जला दी गई है, घरों को तोड़ दिया गया है। यहाँ तक अभी के समय में देखेंगे तो अब गांव-गांव के अंदर में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि एक ठो लाश यदि कोई मर जाता है उसके लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं है। मतलब ईसाइयों की इतनी दुर्दशा आज के समय में हुई है, वो मैं तो कहता हूँ मैंने अभी तक कहीं और ये पूरे देश के अंदर में ऐसा नहीं हुआ था जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। हालांकि रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ आज की बात कर रहे हैं, ये जो मतलब अब की घटना है इस सरकार के राज में, बघेल साहब के वक्त में, तो ये आपको नाराज करती होगी? बिल्कुल, इससे पूरा हमारा समाज नाराज है, इससे हमारे पूरे एक लोग नाराज है। क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन का भी देखो 5 साल पूरा बीत गया, लेकिन कभी उन्होंने हमारे एक तो माइनॉरिटी कमीशन में एक तो हमारा क्रिश्चियन समाज के व्यक्तियों को सदस्य का भी पद नहीं दिया, जबकि ईसाई समाज हर समय एक वफादारी के साथ में कांग्रेस को आग बंद करके वोट 70 सालों से देते आ रहा है। और इसी का फायदा उठा के बीजेपी हर समय ईसाइयों को मारती रही है, हर समय ईसाइयों के साथ में दुर्व्यवहार करती रही है। और हम लोग हमेशा समझते रहे कितना वोट है ईसाइयों का? 2%? नहीं सर, अभी 2% जो वोट गिनाते हैं ये लोग, ये जो 2% है वो मेनलाइन चर्चेस है और इसका है। अभी लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12% वोट जो है अभी क्रिश्चियनों का इस छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसे में जब आप नाराज दिखते हैं कि बीजेपी के वक्त में हमले होते थे, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप क्या थर्ड ऑप्शन की ओर देखते हैं? इन दोनों पार्टियों से अलग जाते हैं? क्या आपको जोगी साहब वाली जो कांग्रेस है वो पसंद आती है, या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है? किधर देखता है आपका समाज की, कौन आपको ज़्यादा अपना करीब दिखाई देता है? अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो बीजेपी से तो हमारा दिल उड़ गया है। अभी देखा जाए जैसे मणिपुर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, मणिपुर में भी जो कुक्की है वो अधिकतर ईसाई है, और वहाँ पे कम से कम 250 से ज़्यादा चर्च है जो वहाँ पे तोड़े गए। तो वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और वहाँ पर भी हमारे मतलब क्रिश्चियन लोगों के साथ में एकदम भयंकर हो रहा है, वो तो आप रातों दिन देख रहे हैं। दूसरा बात रहा अभी पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, वहाँ भी ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी की जो सरकार है वहाँ पे, वो कि बहुत सारे ईसाइयों के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि वो छोटे छोटे जो चर्चेस होते थे वो कोलैप्स होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। और केजरीवाल साहब का भी बयान सकता था कि हम धर्मांतरण पे ऐसा बनाएंगे वैसा बनाए, ऐसा करके लोगों का माइंड उन्होंने वास कर दिया। अब रही बात छत्तीसगढ़ में, अब छत्तीसगढ़ में रही कांग्रेस की सरकार, तो यहाँ देखा जाए तो ईसाई समाज तो सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए फुटबॉल बन गया है। जैसे मैदान होता है फुटबॉल का, जो भी राजनीतिक पार्टी आता है फुटबॉल को लात मारती है, मैंने जो भी मैदान में उतरता है वो फुटबॉल को लात मारता है। वैसे ईसाई समाज पूरे भारत देश के लिए एक फुटबॉल बन गया है, जिसको भी राजनीति करना है वो ईसाई समाज में राजनीति करता है। ये तो समय और वक्त बताएगा। और हमारे जो पुरनीय लोग हैं हमारे समाज में, कोई अकेला कुछ नहीं हूँ, लेकिन समाज तो आज इस बार सोच रहा है कि कहीं ना कहीं इस विकल्प की ओर से जाएगा। इंटरेस्टिंग बात किया आपने अंकुश जी, मैं आऊँगा। आप बहुत से लोग सबसे बात करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ मौजूद हैं जो दूरगामी क्षेत्र से आए हैं, बस्तर जैसे इलाके से आए हैं, और ये तमाम सहयोगी हैं एनडीटीवी के, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। विकास, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बात की अभी अंकुश ने,
आप उस जगह से आते हैं, आपके आदिवासियों का इलाका है, उस इलाके में कन्वर्जन की स्टोरीज भी बहुत सारी सामने आती है, नक्सलिज्म का भी प्रॉब्लम सामने आता है। आपके हिसाब से वर्तमान परिस्थिति में उस जगह पे जगदलपुर से जहाँ से आप आते हैं, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए अंकुश जी ने जिस तरह से कहा, सबसे पहले धर्मांतरण पे बात कर लेते हैं। तो धर्मांतरण का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, ये बात हम भी देखते आ रहे हैं लगातार, जो बीते 5 सालों से लगातार धर्मांतरण के बाद रोज़ ईसाइयों पर हमला हो रहा है। और कमोबेश आप अगर बस्तर की बात कर ले तो कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, जिसमें नारायणपुर हो या चित्रकूट हो। इन इलाकों में रोज़ आप सुबह उठेंगे तो एक ऐसी घटनाएं आपको सामने आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ठीक है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जनप्रतिनिधि जिन्हें उन्होंने चुना वो कभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। नारायणपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई कि एसपी का सर तक फूट गया और बलवा जैसा माहौल हो गया, चर्च तोड़ दिए गए। लेकिन वहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि ने सामने आकर अपनी बात नहीं रखी या लोगों को शांत करने के लिए कोई विचार नहीं रखा। इससे लोगों में नाराज़गी है। ज़रूरत की बात करें तो हम सिर्फ जगदलपुर नहीं, पूरे बस्तर की बात कर लेते हैं। बस्तर में सबसे पहले आपने कहा कि जब आपकी सरकार आई कि आप उन आदिवासियों को छुड़वाएंगे जो बेवजह जेल में। बुर्कापाल हमले के 125 लोग छूटे भी, कई लोग छूटे हैं, लेकिन फिर भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देने योग्य है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से बस्तर में एक नई चीज़ का उदय हुआ है। सिलगेर का आपने नाम सुना होगा। सिलगेर से बात लगातार फैल रही है बस्तर के पूरे अंदरूनी इलाकों में। आदिवासियों के अंदर एक विरोध है जो अब वो आंदोलन कर रहे हैं। आप अबूझमाड़ के अंदर चले जाएंगे तो 3 से 4 इलाकों में आंदोलन चल रहे हैं। सिलगेर का आंदोलन तो आज 2.5 साल हो गया, लगातार जारी है, कैंप बन ही रहे हैं। लोगों का विरोध है सरकार के खिलाफ में। सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि वो उन योजनाओं का बस्तर में इम्प्लीमेंट कैसा हो रहा है। बस्तर के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, विकास मुझे ठीक करिएगा, सारे विधायक कांग्रेसी हैं बस्तर के 12 के 12। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कांग्रेस पार्टी की। अब मैं आपसे सियासी सवाल कर रहा हूँ, तो ये क्या बस्तर में माहौल बदल रहा है क्या? देखिए बस्तर में पूरा माहौल तो नहीं बदल रहा है। सरकार कैंडिडेट बदलने पड़ेंगे। कैंडिडेट अगर बदल दिए जाएं तो हो सकता है कि कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत स्थिति पर है, क्योंकि कैंडिडेटों ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई। बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात विकास कह रहे हैं। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम था लॉन्च का, उसमें मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने भी इशारा किया, बघेल साहब ने, कि विधायकों के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के लिए भले ही ना हो तो कुछ विधायक, जैसा कि विकास इशारा भी कर रहे हैं, और जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक और विधायक के आसपास के जो लोग हैं उनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है, उन पर शायद कुछ, क्योंकि चुनाव का वक्त है, टिकट वितरण का बात आ गई है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ भी चुकी है, तो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको अपने 65 विधायकों को दोबारा टिकट, उनकी ख्वाहिशें भी होंगी कि हमको दोबारा टिकट चाहिए। अगर वो टिकट नहीं मिलेगा तो नाराज़ भी हो जाएंगे, उसको बैलेंस करना होगा। हिमांशु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या करेंगे बघेल साहब, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, सलाह क्या देंगे आप? जी देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ गरियाबंद जिला, वहाँ पे 2 विधानसभा पड़ती है, एक बिंद्रानवागढ़ विधानसभा और एक राजिम विधानसभा। तो राजिम विधानसभा में कांग्रेस के एमएलए हैं। तो जो सीएम साहब ने आज के कार्यक्रम में कहा वो बहुत हद तक सही भी है कि एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ से उनका जीत पाना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बदलाव आएगा इस बार। और राजिम का जो इतिहास रहा है 2003 के बाद, जो भी पार्टी वहाँ पर आती है वो रिपीट नहीं कर पाती है। और दूसरा जो है बिंद्रानवागढ़, वहाँ भाजपा का शासन है और भाजपा वहाँ लगातार 2003 से लगातार चुनाव जीतते आ रही है। उनको सिर्फ कैंडिडेट बदलना पड़ता है। तो बीजेपी, राजिम में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही है हिसाब से, और बिंद्रानवागढ़ में भी अच्छी दिख रही है। तो परिस्थितियां जो है वो दोनों पार्टियों को दिलचस्प मोड़ पर आ गई हैं। जुल्फिकार हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। जुल्फिकार, आप बैठ रही मैं लौटूंगा आपके पास। हमारा एक वक्त का ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम गणमान्य लोग, पत्रकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अपने एक मंच के अध्यक्ष भी हैं, इन तमाम लोगों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और प्लस एनडीटीवी के वो सब ज़मीनी रिपोर्टर मौजूद हैं जो रायपुर के इतने बड़े, छत्तीसगढ़ के इतने बड़े राज्य से फैले हुए हैं, सब आज रायपुर में इकट्ठा हुए हैं लॉन्च के लिए। उनसे भी भांपने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पे क्या चल रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी एमबीसी जी।